मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 1 के लिए लेकर आए हैं रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, यानी अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा। तो आइए बात करते हैं कि क्या होता है अनुनाद और किसे कहते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी या अनुनाद ऊर्जा। देखिए, हमने अब तक वीबीटी की बात की थी। जब वीबीटी की बात की थी तो हमने कहा था कि वीबीटी को एक्सप्लेन किया गया था 1927 में। किसके द्वारा किया गया था? हिटलर लंदन के द्वारा। हिटलर एंड लंदन के द्वारा वेव मैकेनिक्स पर बेस्ड थी। हिटलर लंदन के इस कॉन्सेप्ट में कमियां थी, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया, इसमें सुधार किया गया। तो 1931 में इसमें सुधार किया पॉलिंग और स्लेटर ने। पॉलिंग एंड स्लेटर। अब दोनों ने क्या सुधार किया? दोनों ने बेसिकली दो चीजों को उनकी वीबीटी के साथ में कनेक्ट किया जो हिटलर लंदन ने दी थी, और वे दोनों थी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण और प्लस रेजोनेंस। तो आज हमें क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम ही बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। देखो, रेजोनेंस देने का उद्देश्य था स्टेबिलिटी को समझाना, स्थायित्व को समझाना, और जैसे ही रेजोनेंस दिया स्टेबिलिटी, बहुत सारे पर्टिकुलरली कार्बनिक यौगिकों की स्टेबिलिटी खुद ब खुद सॉल्व हो गई कि वो क्यों इतने स्टेबल होते हैं। उसके बाद में संकरण की भी बात की गई है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस की जब बात करते हैं तो पहले बात होती है कि परिभाषा की, हमें किस तरह से इसे परिभाषित करें। तो हम कहते हैं व्हेन अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर and actual structure is found to be hybrid of all the structure, then the compound is said to possess resonance। यानी कि जब किसी भी यौगिक का स्ट्रक्चर विभिन्न यौगिकों का सम्मिश्रण होता है, यानी कि उसको अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते, वास्तव में बहुत सारे स्ट्रक्चर का सम होता है, औसत होता है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। और वे जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स वाली संरचनाएं हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये परिभाषा रही रेजोनेंस और अनुनादी संरचनाओं की। या फिर हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एज ए वेटेड एवरेज ऑफ टू और मोर, यानी कि दो या अधिक संरचनाओं का औसत, विच ओनली डिफर बाई अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे मतभेद रखती है या डिफरेंस किस में होता है? उनके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आगे और एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में है एक मॉलिक्यूल कार्बोनेट का। चलिए हम कार्बोनेट की बात आगे ही कर लेते हैं और फिर इसे डिटेल में बात करते हैं। ये लीजिएगा, हमने यहाँ पर रेजोनेंस को लिया, वीबीटी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट माना जाता है तो वीबीटी का ही हिस्सा माना जाएगा। ये हमने लिया है यहाँ पर कार्बोनेट को आप इस तौर पर जानते हैं CO3-2। जब इसका स्ट्रक्चर की बात होती है तो आप स्ट्रक्चर किस तरह से बताते हैं? C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस कार्बोनेट का ये तो है रियल स्ट्रक्चर, लेकिन ये क्या होता है, ये उसके सारे गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो तब अनुनाद किस तरह से ड्रॉ होता है देखिएगा। यहां हम क्या करते हैं, सेंटर में कार्बन है। अब यहां पर देखिएगा, इस पार्ट पर आ रहा हूं मैं। यहां क्या है, सेंटर में कार्बन में ऑक्सीजन के पास में, जिसके पास में माइनस था, इलेक्ट्रॉन आया है कुछ इस तरह से, यानी कि एक ऑक्सीजन से कार्बन पर आया, कार्बन पर डेंसिटी ज्यादा हुई, कार्बन वापस से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन उससे विड्रॉ कर लेगा। तो ओवरऑल यहां अगर O माइनस है तो हमने कहा गया कार्बन पर, और कार्बन से वापस वो चला गया है ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और यहां पर आ गया माइनस। तो ये संरचना सबसे पहले बनी। इसी तरह का ऑसिलेशन होता है नेक्स्ट में। देखिएगा, अनुनाद को हमेशा हम डबल
हेडेड एरो से, यानी कि एरो लगाते हैं इस तरह से, ये पहचान होती है रेजोनेंस। जब भी आप दो से ज्यादा संरचनाएं अनुनादी संरचनाओं की बात करते हैं, बनाते हैं ना, तो उनके बीच में हमेशा ये सिंबल लगाना है। अगर आप एक तरफ का लगाओगे तो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। तो डबल एडेड, हमने डबल एडेड एरो लगा दिया है, तो ये संरचना बनी एक। इसी तरह से तीन ऑक्सीजन है तो 1 बाय 1 तीनों को ले लें, ये संरचना बन गई हमारे पास में 2, और ये बन गई संरचना नंबर 3। तो ये तीनों संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं, जिनको हम इंग्लिश में कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रहे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब जो वास्तविक जो बना है, तो हम कहते हैं जो वास्तविक संरचना है वो ये है। तो ये किसका हाइब्रिड होगी? इन तीनों का। और इसको अपन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? ये मैंने सबसे पहले सिंगल बॉन्ड O बनाया, ये डबल बॉन्ड O बनाया, और अब डबल बॉन्ड क्योंकि न तो पूरा तीनों पार्ट में आ रहा है, तीनों सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रही है ना, तो यहाँ पर लगा देते हैं डैश 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 डैश, ये डैश डैश, और तीनों के ऊपर ही हम लगाते थे डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। ये बनाती है, इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे? कि तीन अनुनादी संरचनाओं का संकरित रूप है। तो ये तो है वास्तविक संरचना, इसे हम क्या कहेंगे? रियल स्ट्रक्चर। और ये संरचना क्या कहलाती है? हाइब्रिड, संकरित। तो इसे हम कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो तीन ही तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं, रियल, हाइब्रिड, और बीच की जितनी भी है वो हुई है कैनोनिकल। अब जब रेजोनेंस की बात हम करेंगे तो एक बात को और कंठस्थ कीजिएगा कि रेजोनेंस होगा कब। देखिएगा, कुछ बहुत ही ट्रिकी बात सी है कि जैसे आप चाहते हैं कि आप रेजोनेंस को पकड़ें, तो भाई कैसे पकड़ें? रेजोनेंस को चिड़िया तो है नहीं, हाथ में पकड़ लिया और आपने कह दिया कि मुझे पकड़ में आ गई। तो रेजोनेंस को कैसे है? अगर किसी भी कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपके पूछा जाए कि यहाँ पर अनुनाद संभव, तो क्या बता सकते हैं क्या? बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो एक ट्रिक देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। जब भी डबल बॉन्ड हमारे सामने हो और इसके साथ में कॉन्जुगेशन में कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, या डबल बॉन्ड हो, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम कहते हैं कि वहां पर रेजोनेंस होगा ही होगा। इस शॉर्ट फॉर्मूले को आप नहीं भूले, बिल्कुल हमेशा याद कर लें, ये हमेशा काम आने वाली है केमिस्ट्री में आपके लिए। तो हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में कौन आ जाए? कि साथ चार्ज आ जाए, प्लस प्लस का या माइनस का, या कोई भी एक सिंगल जिसको अपन कहते हैं फ्री रेडिकल, या फिर डबल बॉन्ड ही आ जाए, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, और या फिर हम कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। जब ऐसी व्यवस्था हो तब हमेशा वहां पर अनुनाद होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम सिंपलेस्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में अनुनाद क्या है। और उसमें भी हम सबसे पहला एग्जांपल वही लेंगे जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा गया है, जो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। ये देखिएगा, ये हुआ हमारे पास में वो एग्जांपल। इस स्ट्रक्चर को आप पहचान चुके होंगे, ये है किसका स्ट्रक्चर? बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखिएगा। अब बेंजीन की जब बात आती है तो आपको ध्यान होगा केकुले ने ढूंढा, केकुले ने नाम दिया इसका, तो ये केकुले का स्ट्रक्चर है। केकुले का स्ट्रक्चर तो हुआ सिर्फ हमारे पास में ये वाला, ये दोनों पार्ट हुए केकुले के। अब जो रिमेनिंग है ना, जो तीन संरचनाएं, वो ये है, ये कहलाती है डेवार की संरचना। ठीक है, अब इन 5 संरचनाओं को हम कहते हैं कि ये पांचों किसकी होगी? ये बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं होंगी। तो अब अगर मैं पूछूं कि बेंजीन में टोटल कितने अनुनादी या कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे, अनुनादी संरचनाएं बनेगी, तो आप कहोगे 5। 2 उसमें योगदान देती है, कंट्रीब्यूट करती है केकुले की, और 3
कंट्रीब्यूट करती है डेवार संरचनाएं। डेवार के द्वारा ऑर्थो मेटा पैरा की पहचान की जाती है। ये डिटेल में जब एरोमेटिक की जब आप बात करेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेंजीन के इन पांचों स्ट्रक्चर को जो हमने ड्रॉ किया है, वास्तव में हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखो कैसा बन जाएगा। हाइब्रिड हमारे सामने बन जाएगा कुछ ऐसा, ये ऐसा, जिसमें ये मैं न्यूक्लियस को इस तरह से नहीं लगा के मैं पूरा लगा देता हूं डैश 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 डैश। ये बताता है कि हर एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। वो न तो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड है। तो इस संरचनाओं को मैंने कह दिया कुछ ऐसा, यानी कि ये जो संरचना है वो है हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसके बाद अब बात होती है कि हम किस तरह से इन संरचनाओं को बनाएं, कितनी बनाऊं तो वो सही होगी या गलत होगी। तो कुछ रूल्स हैं, उन्हें हमेशा हमें याद रखना होगा। तो देखिएगा, हम देखते हैं रूल्स टू राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि वे रूल जो जिनसे हमें स्ट्रक्चर को पहचानना है वे कौन से हुए। ये है हमारे पास में रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई मस्ट बी द सेम इन ऑल स्ट्रक्चर, अदरवाइज दे विल फॉर्म आइसोमर। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी संरचना उसकी बनाए, इस तरह से बनाए कि एटम की परस्पर पोजीशन चेंज नहीं हो। जैसे इसको इस एग्जांपल समझे कि मैंने लिया मॉलिक्यूल ए, मैंने बनाया डबल बॉन्ड सी, मैंने कहा ही था डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में किसी के भी साथ हो सकता है, और ये मैंने बनाया सी, यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसकी मैंने ये डबल साइडेड एरो इस तरह से लगाई और मैंने कह दिया ए बी और डबल बॉन्ड सी, या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया इस तरह से कुछ यूं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि मैंने पोजीशन चेंज नहीं की है, ए और बी, बी और सी, ऐसा नहीं कि ए सी के साथ में कनेक्ट कर दूं, मैं कह दूं ए सी और बी, तो ये क्या होगा, ये गलत माना जाएगा। तो ये परस्पर होगी कैनोनिकल फॉर्म्स या अनुनादी संरचनाएं। तो रूल नंबर 1 क्या है कि जो एटम है ना परस्पर, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में परिवर्तन हो और ना ही टोटल जो चार्ज है, जो आवेश है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा CO3 -2, ठीक है, तो -2 का मतलब -2 ही चार्ज रहना चाहिए। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया CO-2 को, मैंने लिखा डबल बॉन्ड O माइनस। अब मैं ऐसा नहीं कर दूं कि इसके ऊपर भी माइनस लेके आ जाऊं और कह दूं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं और मैं इसे साबित कर दूं CO3 -3 के, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर चार्ज बिल्कुल उतना ही होना चाहिए, चार्ज में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले रूल की, कि व्हेन सेपरेटिंग चार्ज, यानी कि जब चार्ज का, आवेश का पृथक्करण करते हैं, यूजुअली स्ट्रक्चर हैव लिटिल कंट्रीब्यूशन वेयर नेगेटिव चार्जेस आर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट दिस मे नॉट बी ट्रू इफ एडिशनल बॉन्ड्स आर गेन। इसका मतलब ये है कि वो संरचनाएं हमें माननी है जिसमें चार्ज एटम के हिसाब का हो। एटम के हिसाब का मतलब ये हो गया कि मैंने जैसे कोई संरचना ली है सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर भी मैंने किया O, ठीक है। अब चार्ज हमेशा माइनस यहीं आना है या यहां आना है, यहां माइनस चार्ज आ सकता है, यहां माइनस चार्ज आ सकता है, लेकिन कोई ऐसी संरचना बना लें जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर तो आ जाए प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर हो जाए प्लस चार्ज यहां पर, या फिर हो जाए प्लस और यहां आ जाए माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी संरचनाएं हमेशा नहीं मानी जा सकती। तो ये कहलाता है रूल नंबर 3।
अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 4 की। देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी मेड टू हैव लोअर एनर्जी देन द एक्चुअल मॉलिक्यूल। कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उससे भी उसकी एनर्जी कम हो जाए, यानी कि बराबर और कम होने का तो प्रश्न ही नहीं, बराबर भी नहीं हो सकती है। हमेशा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी जितनी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगी उन सबसे कम होगी, और वही वास्तविक स्ट्रक्चर कहलाएगा, और वही सबसे ज्यादा स्थायी भी माना जाता है। लास्ट रूल, रेजोनेंस हाइब्रिड मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऊपर हमने बात की थी, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं होना चाहिए, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने की वास्तव में शुरू में हमने लिए थे। ठीक है, तो ये रूल्स थे हमारे पास में, इन रूल्स को ध्यान कर रखना है। और अब हम इनको ध्यान में रखते हुए वन बाय वन बात करते हैं रेजोनेंस के अलग अलग एग्जाम्पल्स की। बेंजीन की बात हमने की थी ना, तो एक बार फिर से देखिएगा, ये मैंने बेंजीन की संरचना ली यहाँ पर। अब वहां पर जो दो संरचनाएं जिसको हमने कहा था कैकुले स्ट्रक्चर, तो ये वाला जो पार्ट है वो किसका है, कैकुले का। डेवार का हमने नहीं लिया है। डेवार कौन सी थी, ऑर्थोमेटा पैरा जो हमने बनाई थी यहाँ पर, ये यहाँ पर ये वाली संरचनाएं, ये तो हुई थी डेवार की, और ये पास में उसके केकुले की। अब यहाँ आइए कि अगर मैं बात करूं केकुले में, तो उसमें चेंज कैसे आया कि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है, दूसरी बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आया और यहाँ आया। देखिएगा एक जगह आएगा, ये यहाँ नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या हो रही है, इसमें डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से हो रही है। आपको लग रहा होगा कि डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, डबल बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन की शफलिंग की वजह से डबल बॉन्ड शफल कर रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना, मैंने कहा था ना कॉन्जुगेशन में अगर डबल बॉन्ड हो, देखो ये कॉन्जुगेशन अगर मैं डबल बॉन्ड को मानूं तो इसके कॉन्जुगेशन में एक और डबल बॉन्ड आ गया, तो आप जल्दी से कह सकते हो कि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हुई है उसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये हो गए हमारे पास में रियल स्ट्रक्चर। तो बेंजीन के एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखें कि 5 संरचनाएं, 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं होती हैं, 2 में कैकुले और 3 में डेवार होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरे एक पार्ट की, जबकि पाई बॉन्ड के साथ में एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आता हो। एलिल है, इस ग्रुप को हम कहते हैं एलिल। क्या कहेंगे, एलिल संरचना, ये है एलिल। अब यहाँ पर इस तरह से जब डबल बॉन्ड है तो ये शफलिंग हुई यहाँ पर, और ये बनी हमारे पास में पहली संरचना, फिर अब इसकी शफलिंग हुई और यहाँ पर प्लस इस तरह से और संरचना बनी है। ये ओवरऑल हम कहते हैं कि एलिल की ये 2 संरचना बनी इस तरह से, टर्मिनल पर प्लस और एक बार इस टर्मिनल के ऊपर प्लस, और जो रिलेटिव पोजीशन है वो क्या है 1 2 3 1 2 3, तो हमें उस पोजीशन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हुआ एलिल का, एक हुआ बेंजीन का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। हमने शुरुआत की थी कार्बोनेट की, ये आ गया आपके सामने फिर से कार्बोनेट। अब कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को देखें, ये है हमारे पास में पहली संरचना, 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। अब इसमें शफलिंग हुआ, माइनस एक बार यहाँ एक बार यहाँ, डबल बॉन्ड आ गया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इस तरह से क्या हो गया, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, न तो वो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है न डबल बॉन्ड है। तो ऐसी परिस्थिति में अब आप एक क्वेश्चन या एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि साहब इसकी जरूरत कहाँ थी। तो जरूरत ऐसे है, जब हम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर लेते हैं ना, तो आप कहोगे ये है O माइनस और O माइनस। अब यहां अगर इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा तो हम कहेंगे एक ये ऑक्सीजन इन दो से बिल्कुल अलग दिख रही है, क्योंकि एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि रिमेनिंग 2 के पास में डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड है। तो ये तो तीनों ही ऑक्सीजन अलग अलग हो गई ना, जबकि वास्तव में क्या होता है, कार्बन से जुड़े हुए तीनों ही ऑक्सीजन
की बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इक्वल होती है, और ये रीजन किसकी वजह से है? रेजोनेंस की वजह से है। तो 3 में से एक बार ऑक्सीजन के पास में अगर चार्ज आता है, 2 बार आता है, 3 स्ट्रक्चर में से एक ऑक्सीजन के पास में 2 बार नेगेटिव चार्ज आया, तो हम कहते हैं उसके पास में टोटल चार्ज कितना हुआ है? -2/3। 3 में से 2 बार हुआ ना, तो -2/3, फिर -2/3 और -2/3, तो ओवरऑल कितना हो गया? -6/3, ये हो गया -2, तो ओवरऑल चार्ज कितना रह गया? -2। ये कंट्रीब्यूटिंग हुए कार्बोनेट के लिए। ये हम उसी की बात करते रहे हैं, और बार बार इसीलिए बात करते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड है किसका? बेंजीन का है। ये बन गया अपने पास में कार्बन का रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रियल स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ये है हमारे पास में रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ किसका? रेजोन। अब देखिए, एक बार इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया था, क्योंकि आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होती है, तो इसलिए क्या है कि इस उदाहरण को पूछ लिया गया था, और इसके बारे में ये मांगा गया था कि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो ये है, इसे आप कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। डिटेल में तो जब इस पार्ट में आएंगे तभी करेंगे, लेकिन फिर भी हमने इस पार्ट को यहीं ले लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्लोरोबेंजीन के टोटल 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। ये तो है ओरिजिनल, और ये 4 है कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप इसे अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा कि ये किस तरह से ड्रॉ होते हैं या बनते हैं। उसके बाद में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एसीटेट आयन के बारे में, और इसी तरह से एलिल, जिसकी बात हमने कर ली है और वापस से रिपीट करेंगे। तो ये देखिएगा, सबसे पहले एसीटेट की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एसिड की बात करते हो ना, तो हम कहते हैं साहब एसिड हुआ हमारे सामने CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये आयनाइज होता है वाटर में, देता है CH3CO- और H+। ठीक है, अब ये बहुत स्टेबल होता है। ये देने के बाद में इसे रिएक्शन वाटर में डालोगे तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि ये स्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से है। अब ये इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? यहाँ आइए देखिएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, अब दोनों ऑक्सीजन के ऊपर बराबर बराबर गया, और हमारे पास में स्ट्रक्चर बना है बिल्कुल ये वाला। ठीक है, और तो अगर दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहलाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। एलिल के हमने ये बात की थी, ये देखिएगा, ये एलिल का स्ट्रक्चर, और ये बनेगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या कहला रहे हैं? ये कहला रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहां आते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये हुआ हमारे पास में NO3-, ये वही है जिसे आप कहते हो नाइट्रेट। कार्बोनेट का रिजेंबलिंग है, कार्बोनेट जैसी संरचना है, वहां कार्बन सेंटर में था या नाइट्रोजन सेंटर में है। चार्ज यहां पर -1 होता है, कार्बोनेट में -2 था। तो देखिएगा, मैंने 3 स्ट्रक्चर बना लिए, 1, 2 और 3। अब मैं पूछूं कि बताइए एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आता है, तो किस तरह से काउंट करेंगे कि एक ही ऑक्सीजन के पास में 2 बार, 3 में से 2 बार माइनस का चार्ज आता है। 2 बार आया कि 1 बार आया? आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। तो ओवरऑल चार्ज कितना आया इस कंडीशन में? ध्यान से देखेंगे तो आप जल्दबाजी में कह देंगे कि साहब -6/3 यानी कि 2, लेकिन साथ में भूल जाएंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में भी प्लस चार्ज है, तो एक चार्ज प्लस का हो गया तो माइनस का 2 प्लस का 1, ओवरऑल चार्ज कितना रहा? -1। तो नाइट्रेट के पास में चार्ज आ जाता है -1। ये है नाइट्रेट की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब हमने नाइट्रेट की बात की है, तो हम नाइट्राइट मॉलिक्यूल की भी बात कर लेते हैं। ये है नाइट्राइट।
नाइट्राइट NO2 माइनस का 1। अच्छे से बनाते हैं। NO2 माइनस 1। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारे पास में 2 है, सेंटर में नाइट्रोजन होगा, तो उसके ये हमारे पास में 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 और 1 2। इनको कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार चार्ज एक ऑक्सीजन के पास में और दूसरी बार दूसरे के पास में, और ये बना हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये है हमारे पास में रियल स्ट्रक्चर या वास्तविक संरचना। और ये हो गया हाइब्रिड का मतलब होगा जिसमें दोनों का बराबर बराबर रोल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इतने सारे हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं। देखो कौन कौन से लिए हमने एग्जाम्पल्स में। कार्बोनेट से शुरू किया था ना, हमने बात कर ली है कार्बोनेट की, हमने बात की बेंजीन की, हमने बात की है उसके बाद में रूल्स के अलावा फिर से यहाँ पर एलिल संरचना की और डिटेल में बात कर ली थी, बेंजीन के दोनों कैकुले स्ट्रक्चर की हमने बात की है। इसके बाद कार्बोनेट के हाइब्रिड यानी कि सब मैक्सिमम हमने बेंजीन को और कार्बोनेट को लिया है। फिर हमने क्लोरोबेंजीन की बात कर ली है, यहाँ हमने एसीटेट की बात की है, नाइट्रेट की बात कर ली, और नाइट्राइट की भी साथ में बात कर ली है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको कॉपी और पेन लेना है और ड्रॉ करना है। प्रश्न यही दे देता हूं मैं आपको, SO4-2, और मुझे इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं बताइएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी में, आप जरूर से सॉल्व कीजिए, देखिए, अदरवाइज आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सल्फेट के टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे आप जरूर से बताएं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसी में, कि हमने रूल्स की बात तो कर ली, लेकिन अगर रूल्स को अगर हम फिर से अगर रिपीट करें तो ऐसी कौन कौन सी खास खास बात है जो इसको रखते हैं रूल्स में। तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। समझ में आया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए तो इतने सारे कंपाउंड हो गए, नहीं 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 नहीं, ये हम सिर्फ कहाँ बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर पर इन्हें ड्रॉ कर रहे हैं। ये कोई वास्तविक नहीं है संरचनाएं। हम तो कहते हैं कि वास्तविक संरचना इन सबका एवरेज होती है। ठीक है, तो गांठ बांध ले कि ये पेपर पे बनाई हुई संरचनाएं हैं ये सिर्फ। और दूसरा ये था कि डबल हेडेड एरो के द्वारा इन्हें हमें हमेशा सेपरेट करना है, शो करना है, वरना गलत हो जाएगा। फिर हम कहते हैं ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिर्फ जो मूवमेंट दिखाएंगे वो एटम का नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली थी रूल नंबर 1 में कि जो न्यूक्लियाई है, जो एटम है, उनकी रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। तो मूवमेंट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। एक एग्जांपल ये सामने देखिए कि ये वाला पार्ट हमने लिया है, तो हमने कहा है इन्हें देखो और बनाओ और देख के बनाओ कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बन रहे हैं। तो हमने कहा चारों संरचनाओं में देखिएगा 4 कार्बन है, देखिएगा डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड कहाँ आता है, तो यहाँ आया, यहाँ आया, लेकिन यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन इतना ज्यादा होगा, तो हमने कहा कि ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि चार्ज में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गई है। तो ये उदाहरण अनुनाद का नहीं रहा। चलिए अब एक बार फिर से आपसे पूछता हूं कि अनुनाद किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे। तो हम कहते हैं अनुनाद वह घटना है जिसके द्वारा कोई भी यौगिक एक से अधिक संरचनाओं का औसत हो जाता है, उस परिघटना को, उस फिनोमिना को अनुनाद कहते हैं। यानी कि जब किसी भी अणु की संरचना को किसी एक संरचना द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसकी वास्तविक संरचना विभिन्न अणुओं यौगिकों का मिश्रण होती है, इस परिघटना को
रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। और जो संरचना सबका मिश्रित होती है उसे हम हाइब्रिड या संकरित संरचना कहते हैं। और अलग अलग संरचनाएं जो इसमें योगदान देती है उन्हें कैनोनिकल फॉर्म्स या संकरित संरचनाएं कहते हैं। और वास्तविक संरचना इन संरचनाओं में से सभी को रिप्रेजेंट करती है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, इसके बाद में अब हम अंत में बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की। ये एक वो प्रश्न है जिससे अधिकांशतः गलत होते हुए पाया गया है कि स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं इसको सॉल्व करने में। तो हम कहते हैं कि ये पार्ट क्या है, तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, हम इसे सीधा समझेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूंगा तो देखो परिभाषा ऐसी हो जाएगी, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। यानी कि वास्तविक अणु की संरचना और सबसे स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूं, वास्तविक अणु की संरचना एवं सबसे स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। यहां पर हमने एक डायग्राम लिया, हमने कहा याद किस तरह से करेंगे कि ये कोई संरचना है जिसमें ये है वास्तविक अपने पास में या एक्चुअल स्ट्रक्चर वाले, तो हमने कहा ये है एक्चुअल। इसकी एनर्जी कितनी हो गई, E0 है, ये सबसे स्टेबल होती है। ये भी पता चल गया कि जिसकी जितनी ऊर्जा कम उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा। ठीक है, अब इस एक जिस यौगिक की हम बात कर रहे हैं जिसकी संरचना ये है, उसकी बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बनी है। किसी की E1 है, किसी की E2 है, E3 है, E4 है, E5 है। मैं इसी ऑर्डर में ऊपर जा सकता हूं, E2 E3, मैंने कहा ये E4 E5। इनमें से विभिन्न संरचनाओं में से जो सबसे नीचे है ये वाला पार्ट, ये क्या है, सबसे नीचे, ये सबसे नीचे है। तो ये नीचे होने का मतलब बाकी सारी संरचनाओं से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये यहां आया। तो रेजोनेंस एनर्जी किसके बराबर होगी, इन दोनों की ऊर्जाओं के डिफरेंस को हम कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। तो हम कहेंगे अनुनाद ऊर्जा किसके बराबर, E3 माइनस E0 के बराबर। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा अनुनाद ऊर्जा का मतलब क्या, अनुनाद ऊर्जा का मतलब वास्तविक अणु की ऊर्जा एवं सबसे स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा का अंतर, उसे कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। तो लास्ट में आपको प्रश्न जो मैंने दिया है सल्फेट, उसकी अनुनादी संरचनाओं की जानकारी मैं चाहूंगा। कॉपी पेन उठाइएगा, अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा को परिभाषित कीजिएगा, सल्फेट की सारी संरचनाओं को आप बनाइएगा। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। थैंक यू।